दोस्तों आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसको लोग सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके चलते हैं। भाभी, ये कौन सा गेम खेल रही हो? बीमारियां भगाओ, पैसे बचाओ। हाँ? मच्छरों से फैमिली को डेंगू या मलेरिया हो गया तो पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और फिर सालों की सेविंग्स ट्रीटमेंट में बहाओ। क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया क्या? लेकिन यहां पे सवाल ये आता है कि अब जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये कहां से परचेज करें? क्या टाटा इंश्योरेंस बेटर है या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का इंश्योरेंस बेटर है, एचडीएफसी बैंक बेटर है या फिर आईसीआईसीआई बैंक बेटर है? अब यहां पे सवाल यही आ जाता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम सभी चीजों को एक बार एनालाइज करेंगे, अपने आप हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए बेटर है। उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक रफ आइडिया भी दूंगा कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो और अपने लिए आप बेस्ट पॉलिसी अवेल कर सकते हो। सबसे पहले जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो में हम एक बार यही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। देखो, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस हम पॉलिसी लेते हैं ना तो सबसे पहले जो टर्म यूज होती है वो होती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी एक कंपनी है, उसके पास 100 क्लेम आए, मान लो 100 ऐसे कोई क्लेम्स आए हेल्थ से रिलेटेड, तो मान लो 100 लोगों ने क्लेम किया, 100 लोगों में से कितने लोगों का कंपनी ने क्लेम पास किया, इसे हम बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो किसी भी एक बैंक का मान लीजिए कोई भी एक एबीसी बैंक है, उसकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर हम उस बैंक की क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखें तो मान लो 100 लोगों ने क्लेम किया, 100 में से 99 लोगों का क्लेम उस बैंक ने पास कर दिया कि ठीक है, हम अप्रूव करते हैं, हम आपको पैसा पे कर देंगे। तो इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगी ये होगी 99%। तो जितनी ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है उतना ही ज्यादा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जैसे मान लो जब भी हम कभी हेल्थ इंश्योरेंस लें तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज हमें यही देखनी है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो हमने देख ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 1 लाख रुपए का क्लेम किसी ने रेस किया कि ठीक है, कोई बंदा बीमार हो गया, 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बिठा के उस इंश्योरेंस कंपनी ने या फिर मान लो किसी बैंक से लिया तो उस बैंक ने कुछ ऐसा किया कि 1 लाख रुपए का क्लेम रेज हुआ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बिठा दी और जो क्लेम पास किया मान लो सिर्फ 10,000 रुपए का ही पास किया। यानी उसको कहा कि ये चीजें तो टर्म्स एंड कंडीशन में आती नहीं, तो ये सारी की सारी चीजें हम 90,000 तो आपको देंगे नहीं, हम आपको सिर्फ 10,000 ही पास कर सकते हैं। ऐसे में क्लेम सेटलमेंट रेशियो में तो यह आ गया कि क्लेम सेटल हो गया, लेकिन 1 लाख का अगर सिर्फ 10,000 रुपए ही मिला तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या फायदा? तो ऐसे में एक और रेशियो जो आपको एनालाइज करना है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। अब ये जो आईसीआर है यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो, इसका सिंपली मतलब ये है कि मान लो 100 रुपए का क्लेम रेज हुआ, पिछली बार 100 लोगों ने क्लेम रेज किया था, इस बार क्या है, मान लो 100 रुपए का क्लेम रेज हुआ। इस 100 रुपए के क्लेम में मान लो कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ आपको 50 रुपए दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका आईसीआर है वो हो गया 50%। अब इस केस में अगर मान लो आईसीआर बहुत ज्यादा है, मान लो 100 रुपए का क्लेम रेज हो रहा है और कंपनी जो है वो 99 रुपए पे कर दे रही है, यानी 99% अगर इसका आईसीआर आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कंपनी इतने ज्यादा क्लेम पास कर रही है तो जो फ्यूचर के पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें ऐसा लगेगा क्या पता कंपनी के पास इतना पैसा ही ना बचे कल को कि हमारे भी क्लेम पास हो। अगर मान लीजिए आईसीआर बहुत ज्यादा कम है, मान लो 100 रुपए का क्लेम रेज हुआ और कंपनी सिर्फ आपको 50 रुपए ही पे कर रही है, यानी सिर्फ 50% आईसीआर आ रहा है, तो इस केस में भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहां पे जो कंपनी का मेन फोकस है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही दिख रहा है। तो ऐसे में जो आइडियल आईसीआर है वो रहता है 75 से लेकर के 90% के बीच में। तो ऐसे में आपको दो चीजें जो देखनी है वो देखना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये तो होना चाहिए 95% क्या 97% से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हैं वो लगभग आज की डेट में 98.7 99% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको दे रहे हैं। दूसरी तरफ आईसीआर जो होना चाहिए वो आइडियली 75 से 90% के बीच में होना चाहिए। तो ये दो बातों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना। अब बात आती है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस इन द सेंस, चलो उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है पॉलिसी परचेज करते टाइम। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस को। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई भी एक पॉलिसी परचेज की, अब इस केस में जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कस्टमर है, मान लो जिसने भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया, मान लो वो 1 जनवरी 2022 को हॉस्पिटल में एडमिट होता है।
लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 1 जनवरी 2022 को ही अचानक से उसके ऊपर कोई बीमारी आ जाएगी। हो सकता है वो पहले से उस बीमारी का कुछ टेस्ट करवा रहा हो, और हो सकता है एडमिट हुआ, 3-4 दिन एडमिट हुआ, उसके बाद भी हो सकता है कि उसके बाद की भी कुछ एक्सपेंस हो, जैसे कि मान लीजिए जब वो घर चला जाएगा उसके बाद भी कुछ उसकी दवाइयां चलती रही या फिर कुछ टेस्ट हो। तो ऐसे में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या करती हैं कि जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो ना, सिर्फ वही खर्चा आपको देती है। उससे पहले के जो खर्चे हैं वो नहीं देगी, उसके बाद के जो खर्चे हैं वो भी नहीं देगी। लेकिन आज की डेट में आप मान के चलो 80 से 90% कंपनीज आपको प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस देती हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो आपको ये देखना है कि मुझे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर कितने दिनों का टाइम मिल रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज कहेंगी 30 डे का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हम आपको देंगे, कुछ कंपनीज कहेगी हम 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपको देंगे। तो आपको ये देखना है कि ऐसी कंपनी आपको चूज करनी है जो ज्यादा से ज्यादा दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपको पे करे, क्योंकि जितने दिन आप एडमिट हो वो खर्चा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी हर कोई दे देगी, लेकिन प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में आपको ध्यान देना होगा। जो कंपनी सबसे ज्यादा देगी उसी कंपनी को आपको प्रेफर करना है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक टर्म आती है कि आपको फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या फिर फिक्स हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। अब इस केस में अगर हम फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इस केस में अगर आपने अपनी फैमिली को इंक्लूड किया हुआ है, यानी आपकी पूरी फैमिली एक ही हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर कवर्ड है, तो इसे हम फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। और अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया तो उसे हम इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन अब इस केस में आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि कभी भी अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को एक फ्लोटर पॉलिसी के अंदर कवर मत करवाना, क्योंकि फ्लोटर पॉलिसी के अंदर जिसकी भी उम्र सबसे ज्यादा होती है उसी की उम्र के हिसाब से ही प्रीमियम्स डिसाइड होते हैं। मान लो किसी के फादर की एज 60 से 65 ईयर्स के बीच में, तो इस केस में मान लो सिर्फ फादर की एज ज्यादा है, मदर की एज ज्यादा है, बाकी फैमिली के अंदर सभी यंग लोग हैं, तो उन यंग लोगों को भी प्रीमियम्स ज्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर लिया। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अपने पेरेंट्स के लिए एक अलग आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान करो और अपने लिए आप एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको यह देखना है कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने, यानी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज करोगे उस पॉलिसी के अंदर कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया। अब जैसे मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये कहती है कि हमारा जो मंथली प्रीमियम है या फिर मान लो साल का जो प्रीमियम है वो 5,000 रुपए है। दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि हमारा जो साल का प्रीमियम है वो सिर्फ 2,000 रुपए। आपको लगेगा कि दोनों ही कंपनी 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दे रही है, ये इतना कम प्रीमियम ले रही है और ये बहुत ज्यादा प्रीमियम ले रही है। लेकिन बाद में हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो पूरे पैन इंडिया में सिर्फ 500 ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, इसका जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो लगभग 11,000 का है। तो ऐसे केस में हमें यह जानना भी जरूरी है कि कौन सी कंपनी का कितना नेटवर्क हॉस्पिटल है, यानी जितने ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स होंगे उतना ही अच्छा आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान होगा। उसके बाद एक टर्म आती है कैशलेस ट्रीटमेंट की। अब इस केस में मान लो ये व्यक्ति ए है, इसे कुछ ना कुछ मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई और ये जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसके पास जो कवर था, यानी जो इसका सम एश्योर्ड था, वो 5 लाख रुपए का था। अब इस केस में ये व्यक्ति क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, अब इस केस में मान लो हॉस्पिटल में इसका एक्सपेंस भी आ गया मान लो 4 लाख रुपए का। लेकिन इस व्यक्ति की एक गलती ये थी कि इसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कैशलेस कवर को ऐड नहीं करवाया हुआ था। तो इस केस में पहले 4 लाख रुपए इसे अपनी जेब से हॉस्पिटल वाले को पे करने होंगे, बाद में हॉस्पिटल से जो इसको बिल मिलेगा वो बिल इसे रेज करना होगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर इंश्योरेंस कंपनी इसे पैसा वापस पे करेगी। लेकिन अगर मान लो ये जो व्यक्ति ए है ये थोड़ा सा समझदार होता तो इस केस में ये एक कैशलेस ट्रीटमेंट का ऑप्शन अपनी पॉलिसी में ऐड करवाता। मान लो इसे मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी और ये हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता, बस डायरेक्ट इसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का अपना कार्ड अपने हॉस्पिटल को शो करना होता है। यानी जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस समय आपको आपकी जो पॉलिसी कंपनी है, यानी जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कंपनी है, वो आपको एक कार्ड इशू करती है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, जिसमें आपका पॉलिसी का नाम, पॉलिसी कंपनी का नाम, पॉलिसी का जो अकाउंट नंबर है वो मिल जाता है। तो ये आपको कार्ड अपने हॉस्पिटल को दिखाना होता। जैसे ही ये व्यक्ति हॉस्पिटल को अपना कार्ड दिखाता, जो ये हॉस्पिटल है ये ऑटोमेटिकली जो भी बिल जनरेट होता ये डायरेक्ट इसकी इंश्योरेंस कंपनी से सेटल करता है। यानी इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होती, इसका ट्रीटमेंट 100% कैशलेस हो जाता। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको कैशलेस ऐड करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी जेब से एक बार पैसा भरना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सडन नहीं होते 5 लाख रुपए, तो ऐसे केस में आपको फिर कैशलेस ट्रीटमेंट का जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट आपको ये भी देखना है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या वो मैटरनिटी बेनिफिट आपको दे रही है, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये बोलते हैं कि हम आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो वो ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आपको पॉलिसी परचेज किए हुए 1 साल हो जाना चाहिए, 2 साल हो जाने चाहिए, फिर ही हम आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स देंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि फैमिली को बढ़ाने की, तो उस केस में आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है कि आप ऐसी ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करो जहां पे आपके मैटरनिटी बेनिफिट एटलीस्ट 6 महीने के बाद स्टार्ट हो जाए। यानी जिस दिन आप पॉलिसी परचेज करो उसके 6 महीने नहीं तो कम से कम 1 साल के बाद तो आपके मैटरनिटी बेनिफिट स्टार्ट हो जाए, उसी कंपनी से ही आप पॉलिसी को प्लान करो। उसके बाद एक टर्म आती है रिस्टोरेशन बेनिफिट। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको समझाया था कि आप एक फ्लोटर पॉलिसी परचेज कर सकते हो जिसमें आपकी पूरी फैमिली ऐड हो जाती है। अब जैसे मान लो एक फैमिली है जिसमें ए बी सी डी ई ये 5 लोग हैं। अब इस केस में मान लो पहले ए बीमार हो गया और इसका टोटल खर्चा आया 7 लाख रुपए। उसके बाद इसी साल ही सी भी बीमार हो गया और सी की जो बीमारी थी वो सेम थी जो ए की बीमारी थी। अब इस केस में सी का खर्चा आया 6 लाख रुपए। तो अब इस केस में अगर इन्होंने रिस्टोरेशन बेनिफिट ले रखा था तब तो सी पूरा का पूरा 6 लाख का क्लेम यूज कर सकता था। अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट इनकी पॉलिसी में नहीं था तो सी सिर्फ 3 लाख रुपए ही यूज कर सकता था। तो यहां पर रिस्टोरेशन बेनिफिट होना भी जरूरी है। उसके बाद आज की डेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सबसे बड़ा इशू है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का। जैसे आज की डेट में आपको बीपी, शुगर ये बीमारियां बहुत कॉमन दिखाई देंगी। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ऑलरेडी कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अगर इस व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है तो इस केस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि आप हमसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है ना, इनका इलाज आप करवा सकते हो आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले इसका इलाज कराओगे तो सारा पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ये जो 3 साल 4 साल टाइम है इसे हम बोलते हैं वेटिंग पीरियड। अभी इस केस में आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये देखना है कि जिस पॉलिसी का सबसे कम वेटिंग पीरियड हो वही पॉलिसी अच्छी है। नो डाउट अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी लेते हो जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के इलाज का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और अगर मान लो उसका वेटिंग पीरियड सिर्फ 6 महीने है तो इस केस में प्रीमियम्स भी आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मेन मकसद ही है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है इसके इलाज के लिए ही वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है, तो उस केस में उसको तो वेटिंग पीरियड सिर्फ 6 महीने का लेना ही पड़ेगा, चाहे प्रीमियम्स ज्यादा ही क्यों ना जाए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति यंग है, यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, उसके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी नहीं है, लेकिन एक यंग व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी तो कम है कि वो बीमार होगा, तो यंग व्यक्ति तो एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज चाहे 6 साल की ले ले उसके प्रीमियम्स कम बैठेंगे। लेकिन अगर किसी ओल्ड एज व्यक्ति को जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उस केस में तो उसे चाहे ज्यादा प्रीमियम ही क्यों ना पे करने पड़े, उसे प्री एग्जिस्टिंग कवर का वेटिंग पीरियड जितना कम मिले उतना अच्छा है। अब उसके बाद एक टर्म आती है नो क्लेम बोनस, जिसे हम एनसीबी बोलते हैं। अब इस केस में क्या होता है, एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस आपको व्हीकल इंश्योरेंस में भी मिल जाएगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस में भी मिल जाएगा। अब इसका सिंपली मतलब ये होता है कि मान लो मैंने एक 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया जिसका प्रीमियम था मेरा 5,000 रुपए साल का। अब इस केस में मान लो पहले साल मैंने कोई भी क्लेम रेज नहीं किया, यानी मान लो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी मेडिकल की, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि पहले साल आपका सम एश्योर्ड 5 लाख था, आपने कोई भी क्लेम रेज नहीं किया, तो हम आपको नो क्लेम बोनस देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा 20% का सम एश्योर्ड बढ़ा देंगे, प्रीमियम सेम रहेंगे, यानी अगले साल प्रीमियम तो मुझे 5,000 ही भरना है, लेकिन जो मेरा 5 लाख का सम एश्योर्ड था ये 20% बढ़ा के ये लोग कहेंगे कि अब हम आपको सम एश्योर्ड 6 लाख रुपए का दे रहे हैं। ऐसे ही मान लो अगले साल भी मेरा 6 लाख का सम एश्योर्ड हो गया, प्रीमियम रहा 5,000 रुपए, इस साल भी मैंने कोई भी क्लेम रेज नहीं किया, फिर इस साल दोबारा से 20% मेरा सम एश्योर्ड ये लोग बढ़ा देंगे, तो इस केस में अगले साल प्रीमियम रहेगा 5,000 रुपए और मेरा सम एश्योर्ड बढ़ के हो जाएगा 7,20,000 रुपए। तो इसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज्यादा नो क्लेम बोनस दे रही है, क्योंकि अगर आप यंग हो तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि आप मेडिकल क्लेम रेज नहीं करोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है बीमार होने की। तो इस केस में यंग एज में तो स्पेशली यही ध्यान देना है कि जो कंपनी सबसे ज्यादा नो क्लेम बोनस देगी उसी को हमें चूज करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 साल तक मैं कोई मेडिकल क्लेम रेज ही ना करूं, तो ऐसे में मेरे कम प्रीमियम्स में मेरा जो सम एश्योर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद एक टर्म आती है डे केयर कवरेज की। अब इस केस में कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, ये बीमार हुआ, ये हॉस्पिटल गया, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल इसे पूरी रात के लिए एडमिट करे, लेकिन ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये बोलती है कि अगर आप पूरी रात भर एडमिट रहोगे, यानी नाइट के लिए
एडमिट हो गए, उसी केस में ही हम आपका जो भी क्लेम रेज होगा वो पास करेंगे। लेकिन अगर मान लो आप दिन में हॉस्पिटल जाते हो, आपका जो भी खर्चा हो अगर आप दिन में ही वापस लौट जाते हो, तो उस केस में हम आपका कोई भी क्लेम रेज नहीं करेंगे। तो आपको इस केस में ऐसी ही इंश्योरेंस पॉलिसी को देखना है जो आपका डे केयर एक्सपेंस भी उठाए। तो ये भी जरूरी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी कंपनी, ये तो एक रूल हो चुका है कि अगर आप रात को एडमिट हो गए तभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रेज करने देगी। अब इन सब के अलावा दो और टर्म्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉप अप और सुपर टॉप अप। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, अब इस केस में इसने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया और ऐसे ही इस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का टॉप अप ले लिया। अब इस केस में मान लीजिए इस व्यक्ति ए को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी और इसका टोटल बिल बना 7 लाख रुपए। तो इसके 5 लाख रुपए तो इसके बेस प्लान में से यूज हो जाएंगे और 2 लाख रुपए इसके टॉप अप में से यूज हो जाएंगे। अब मान लो इसी साल ये व्यक्ति दोबारा बीमार हो जाता है और इसका खर्चा आता है 2 लाख रुपए। तो इस केस में ये 2 लाख रुपए टॉप अप में से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि टॉप अप सिंपली ये बोलता है कि आप मुझे तभी यूज कर सकते हो जब आपका बेस प्लान एग्जॉस्ट हो जाए। जब आपका बेस प्लान एग्जॉस्ट हो जाएगा उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो सारा पैसा आप टॉप अप में से यूज कर सकते हो, और टॉप अप को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका खर्चा बेस प्लान से ज्यादा का है। इसी केस में मान लो अगर इसने सेम सिनेरियो में एक सुपर टॉप अप प्लान लिया होता है 5 लाख रुपए का, तो उस केस में मान लो इसका शुरू में 7 लाख रुपए बिल आया तो 5 लाख बेस प्लान में से यूज हो जाता है और 2 लाख रुपए सुपर टॉप अप में से यूज हो जाता है। अब ये दोबारा बीमार हुआ, इसका खर्चा 2 लाख रुपए और आ गया, तो ये 2 लाख रुपए सुपर टॉप अप में से यूज कर सकते हैं। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि सुपर टॉप अप अगर आप लेते हो तो उसके प्रीमियम्स ज्यादा हैं, टॉप अप अगर आप परचेज करते हो तो उसके प्रीमियम्स कम है। तो ये आपको अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको सुपर टॉप अप एडिशनली ऐड करवाना है या फिर टॉप अप ऐड करवाना है, या फिर टॉप अप और सुपर टॉप अप की आपको जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ही इनफ है। तो सम एश्योर्ड तो आपकी नीड के ऊपर और आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का सम एश्योर्ड चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमें एक प्राइवेट रूम चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें शेयरिंग रूम भी चलेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमें ट्रिपल शेयरिंग रूम भी चलेगा। तो ये तो सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस तरह का और कितना सम एश्योर्ड चाहिए, क्योंकि रूम एक्सपेंस भी अलग अलग डिपेंड करते हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये बोलते हैं कि आप दिन का ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए ही अवेल कर सकते हो रूम एक्सपेंस का। कोई कंपनी ये कहती है कि आप अनलिमिटेड रूम एक्सपेंस अवेल कर सकते हो। मान लो किसी आप बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हो तो उस केस में हो सकता है वहां के जो मान लीजिए जो टियर 1 सिटीज हैं उस केस में हो सकता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां के जो रूम एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हो। तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग नीड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, उसमें मैंने 3 पॉलिसीज को कंपेयर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।